देखिए, ये है नीट 2022 कोड S1 केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन दे रखा है, अमंग द फॉलोइंग विच वन ऑफ विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। SF4 की बात करते हैं। इसके पास एक लोन पेयर होगा XeF2। एक लोन पेयर, तीन लोन पेयर, और अगला है ClF3। ClF3 हो जाएगा दो लोन पेयर। अगला है IF5। एक लोन पेयर। मैक्सिमम लोन पेयर है XeF2 में, तो मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शन इसमें भी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सेकंड XeF2। ठीक है, XeF2। अगला क्वेश्चन है, among which statement regarding to polymer is not correct। पहला है thermoplastic polymer are capable of repeating, softening and hardening on heating and cooling respectively। अगला ऑप्शन में thermosetting polymer are reusable, elastomer have polymer held together by weak interaction molecular force on fibers process high tensile strength। which of the following is correct। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, because thermosetting polymer are not reusable, because on heating they form cross linking between their monomeric chain। आंसर हो जाएगा सेकेंड। अगला क्वेश्चन है 53, द IUPAC नेम ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119। क्या दे रखा है 119। वन को क्या लिखते हैं अन अन ENN। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 54, which one is not correct mathematical equation for Dalton's law of partial pressure। डाल्टन्स P क्या दे रखा, टोटल प्रेशर है, PI पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, I मोल फ्रैक्शन है, ith मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस मिक्सचर है, P नॉट है प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए प्योर फॉर्म। पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है टोटल प्रेशर या मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन वन की बात करेंगे। ऑप्शन वन PI इक्वल टू X इंटू PI, बिल्कुल सही है। ऑप्शन टू की बात करेंगे, PI इक्वल टू XI इंटू PI नॉट। आई नॉट क्या है, ये प्रेशर ऑफ प्योर, बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं हम लोग,
P equal to P1 plus P2 plus P3, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ये आई नॉट के टर्म में होता तो करेक्ट होता, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। प्राइमरी एलिफेटिक एमीन रिएक्ट विद HNO टू गिव अनस्टेबल डाइजोनियम क्लोराइड। तो प्राइमरी एलिफेटिक एमीन है, सपोज कर लेना R बॉन्ड NH2, रिएक्ट विद HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। जीरो से 5 डिग्री नहीं दे रखा है इसमें, इधर क्या बन जाएगा, R बॉन्ड N2 प्लस Cl माइनस, और दूसरा स्टेटमेंट है प्राइमरी एरोमेटिक एमीन रिएक्ट विद HNO2 फ्रॉम ए डाइजोनियम क्लोराइड्स। ये 0 से 5 डिग्री के बीच में होता है। तो पहला स्टेटमेंट प्राइमरी एलिफेटिक एमीन रिएक्ट विद HNO2 गिव अनस्टेबल डाइजोनियम क्लोराइड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है प्राइमरी एरोमेटिक एमीन रिएक्ट विद HNO2 फॉर्म ए डाइजोनियम क्लोराइड विच, ये 0 से 5 डिग्री तक स्टेबल है। कह रहा अबव 300 केल्विन, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। क्यों? स्टेबल डाइजोनियम क्लोराइड और अनस्टेबल एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 56 द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंजाइम और पॉलीसेकेराइड, ये तो देखते ही क्वेश्चन में एंजाइम और पॉलीसेकेराइड नहीं होते हैं। आंसर हो जाएगा फर्स्ट 56। क्वेश्चन आते हैं 57। कह रहा इन द गिवन टू स्टेटमेंट वन लेबल्ड एज ए एंड आर, एसेप्शन रीजन का क्वेश्चन है। इन ए आयनिक सॉलिड देखिए अगला क्वेश्चन है 57। इन ए पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट द आयनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इवन इफ ए फ्यू ऑफ इट्स कैटायन आर मिसिंग इन द यूनिट सेल। अब देखो फ्रैंकल डिफेक्ट होता क्या है, जब कैटायन क्या होता है इंटरस्टिशियल साइड पर आ जाता है तब होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो असर्शन बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब क्या दे रखा है, इन एन आयनिक सॉलिड फ्रैंकल डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ कैटायन, बिल्कुल सही है। फ्रॉम इट्स लैटिस साइड टू इंटरस्टिशियल साइड मेंटेनिंग ओवरऑल न्यूट्रलिटी, बिल्कुल सही है, बट ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी के होने के कारण नहीं होता है। ए भी सही है, आर भी सही है, बट नॉट ए करेक्ट एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका फोर्थ। So in this question, what they have given us a graph. So we have to do for zero order reaction. For zero order reaction, we can say that rate is directly proportional to concentration, but it should be zero. It means rate is independent of concentration. So we can write that rate, concentration, and the straight line would be the graph. For the first order reaction, for the first order reaction, T half is inversely proportional to the initial concentration. So my graph would be T half
at y-axis and at x-axis, and it would be a straight line. So for this, our correct option is A. First option is correct. Now, if we are moving towards question number 59, so we can say that this is matching the following questions. So B2H6, initially we can say that B2H6, it is electron deficient system. And second one, GeH4. GeH4 would be electron precise compound, and MgH2 would be ionic, and HF is electron rich species. So according to our solution, our answer would be third. Now we are moving towards 60th question, and this question is saying the boiling point of the following hydrides of group 16 element increases in the order. We have to be very precise over increase word. Increase word is very important here. So the boiling H2O and then H2S and H2Se and H2Te. So this is wrong. So according to NCERT, we have given this data regarding boiling point. So boiling point of H2O is 373, and then H2S is 273 and 232 and 269. So boiling point of H2O is higher than H2S, then H2Se, then H2Te. Now we have to move towards second sentence. It is saying that the boiling point of these hydrides increases with increase in molar mass. No, this is due to H bonding. So this option is also incorrect. So our final answer is fourth is correct answer. So now if we are moving toward 61st question, this is very simple question. Which of the following is suitable for the synthesis of chlorobenzene? So this is very simple question. Initially we have to draw a benzene, and here Cl2 and FeCl3, and it would give simply chlorobenzene. So our answer would be third. Now if we are moving towards 62nd question, it is saying रीजन assertion का क्वेश्चन है ICL is more reactive. ICL is more reactive. ICL is more reactive than I2. Yes, it is correct. And because it is interstitial compound, ICL is interhalogen compound. And if it is interhalogen compound, then there would be electronegativity difference. If electronegativity difference, it has some ionic character, so it will become little bit more stronger rather than your I2, and ICL bond is weaker than I2, and this is also correct. So option number 3 is correct for 62nd question. Now gadolinium has has a low value of third ionization enthalpy, because it is very easy question. Because if we are thinking about electronegativity, then we have to do some comparison with other element, because nothing is given here. So we have to simply say that high exchange enthalpy के कारण gadolinium की low third ionization would be very low. So now
we are moving towards 64th question, and it has given different electrode potentials. So we know that actually in this question we can easily say that E cell equal to E Cu2 plus U minus E Ag plus Ag. So we can write their electrode potentials 0.34 minus 0.84, sorry 80. So it would be ultimately minus 0.46. So which reaction cannot occur? So in this question our answer would be second reaction is not feasible. So now if we are moving towards 65th question, 65th question is also we have to be very careful. In this question they are asking for incorrect statement. In an atom all the 5 3d orbitals are equal energy in free state. Obviously it is very true. The shape of dxy, dyz and dzx orbitals similar to each other. This portion of this statement is correct, but dx square and dz square are similar to each other. This is not correct. Okay, I will draw the structure of dz square. So this is the structure of dz square. If I am drawing the structure of dx square minus y square, so it would be like this. These both are on the axis, but they have different structure, and it has negatively charged ring which is known as collar. But in the case of dxy dz, they all are along the axis. Along the axis means it is like this. Okay, so you can easily draw x and y, and then you can denote. It can be dxy, it can be dyz, it can be dzx. You have to draw, you have to change x and y and z, then you can draw. Okay, so I think answer is second. All the 5d orbitals are different in size when compared to the respective 4d orbitals. Yes, this is also true. All the 4d orbitals have shapes similar to respective 3d orbitals. Very correct thing यहाँ पर है. कोई उनके शेप में चेंजेस नहीं आते, एनर्जी में फिर भी थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं. सो फाइनल आंसर वुड बी 65th का सेकंड. So if we are moving towards next question, this is very easy question. So if we initially what we have to do to write the name of complex, initially we have to find out their oxidation state. So it would be Hg. So it is actually cationic and ionic complex. So we can write in this way. So Ag Cn2, and this would be -1. So how will you find out the oxidation state of this? Actually here it would be +1, and here it would be x minus 2 equal to -1. So x equal to -1 plus 2 equal to x equal to +1. So if we have yes, it is AB type complex. Yeah, it is AB type complex. AB type complex. This question can also be done by elimination method. How? We can simply eliminate option number 3 and 4 because they have given two oxidation state. So half of the question we have solved without any hard work. And next we can say that because there is 2 water molecules, so we can write that diaqua silver first and dicyanide argentate oxidation number is 1, so option would be second. Okay, now for the next question, this question is also related to our redox chemistry, and in this question electronic change can be written as E cell equal to E naught MnO4 minus Mn2 plus actually here we are taking the algebraic sum, so don't be confused with this negative sign.
oh sorry, this positive sign. So we can write that 1.510 minus 1.223. So ultimately we will get uh, 0.287 volt. So our answer would be third. Okay. Now for 68th question, what we have to do? What mass of 95% pure CaCO3 will be required to neutralize 50 ml of 0.5 HCl solution according to the following reaction? So this is very easy question. CaCO3 plus twice HCl and CaCl2, CO2 and 2H2O is given. So CaCO3 and CaCl2. So initially we can simply write that n factor of into weight of CaCO3 upon mass equal to Nv. Nv is normality of this solution and volume. So n factor would be 2 and W we have to find out, and we can write here 100, which is the molar mass of CaCO3, and we can write 50 into 0.5, and we have to multiply it with 1000. So ultimately if you will solve it, you will get 1250 upon 1000. So it would be 1.25, but this is 100% pure. Okay, so 1.25 comes from 100% pure substance, but in the given question but in the given question substance is only 95% pure. So W would be 1.25 into 100 by 95. It would be 1.315 gram, which is almost 1.32 gram. So our answer would be 4. So now we have to solve 69th question. Again, we have to be careful. We have to choose incorrect statement regarding chirality. This is very easy question, straightforward question. A racemic mixture shows zero optical rotation. This is correct because here both inversion and retention is taking place. SN1 yields 1:1 mixture of both enantiomers. It is also true because यहाँ पर भी Walden inversion भी होता है और retention भी होता है. The product obtained by SN2 reaction of the haloalkanes having chirality at reactive site shows inversion of configuration. ये तो आपको पता ही होगा कि SN2 में हमेशा ही Walden inversion होता है. So our answer would be first. This is incorrect option. Enantiomers are superimposable mirror image on each other. ठीक है? So option is first. Now, in 1 molar solution that contains 0.5 mole of a solute, there is. So we have to solve this question. So we know the molality and mole of solute upon mass of solvent into 1000. So we can write molality has been given as 1 and it would be 0.5, and WB we have to find out, and it is 1000. So if you will solve, you will get WB equal to 500 gram as a solvent. So answer would be third. So if this is
incorrect. Again we have to find out incorrect option, and this is also related to chemical bonding chapter. So H2 ion has 1 electron, obviously H2 has 2 electrons, and if we have removed 1 electron from it, so it would be only single electron system. So this option is correct. O2 ion is diamagnetic. No, this is wrong, because O2 has two different, O2 has two unpaired electrons. If we are saying O2 plus, then this electron will be removed from its higher molecular orbital, so it would have only single one electron, which is known as paramagnetic. So it has actually paramagnetic character, not diamagnetic character. So this is wrong. And the bond order of O2 plus, O2 and O2 minus and O2 minus, these bond orders are also correct. You have solved this question many times in your class lectures. C2 molecule has 4 electrons in its to degenerate 5 molecular orbitals, because we know that here 1 sigma 2 pi. So now I have already told this question has second option is incorrect. Now we have to think about the 72nd question. In this question is really very easy question. Cyanohydrin is related to HCN. You know that cyanohydrin is related to HCN क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट करता है. ठीक है बच्चों, और ये इसके साथ रिएक्ट करके ये बनाता है O माइनस और हेयर CN, और जब इसका रिमेनिंग H प्लस इस पे, तो ये साइनोहाइड्रिन आपका तैयार हो जाता है. इसी फिर आपका शिफ्ट बेस है, तो शिफ्ट बेस के साथ जो होता है वो RH2 शिफ्ट बेस इज रिलेटेड टू. सभी रिएक्शंस ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, इसलिए मैं बार बार उनको लिख के टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ. और ऑक्साइम इज रिलेटेड टू NH2OH. ऑक्साइम इज रिलेटेड टू NH2OH. और एसिटल इज रिलेटेड टू, जब भी कीटोन या एल्डिहाइड की आपके अल्कोहल के साथ रिएक्शन होती है, तो या तो एसिटल बनता है या फिर कीटल बनता है. तो जैसा आपको क्वेश्चन में दिया जाए आप वैसा कर लीजिएगा. तो अकॉर्डिंग टू दिस आंसर वुड बी सेकेंड. ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन. Now now we have to solve 73rd question. In this diamond, here we have to find out correct option. So correct option, diamond is sp3 hybridization. You know layered kind of structure it has. And graphite diamond का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है उसमें, और डिलोकलाइजेशन भी होती है, और ग्रेफाइट जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा. तो ज्यादा आगे बढ़ने का कोई उस तरीके का नीड नहीं है, क्योंकि हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट मिल गया, तो ठीक बात है. अब देखिए भाई, नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स 74th क्वेश्चन. 74th क्वेश्चन डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी से निकाला गया है, कोई भी इसमें ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है. सिंपली the boiling point of aldehyde and ketones are higher than the hydrocarbons and ethers of comparable molecular masses. It is due to the weak molecular associations in aldehydes and ketones arising due to the dipole-dipole interaction. Here we have to be very careful about this weak word. So in this question our answer would be third. And both statements they have taken from NCERT, so we cannot argue for NCERT. So I think you can easily solve the question. बच्चों देखो, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है. आप लोगों ने क्लास में कई बार सीखा होगा कि एरिया अंडर द कर्व जो होता है हमारे पास, एरिया अंडर द कर्व जो होता है वही हमारा वर्क डन होता है. ठीक है, तो अगर आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं तो उसमें आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही, एकदम कोई करेक्ट बात नहीं है. और इसमें अगर आप देख रहे हैं तो बहुत छोटा सा एरिया आपको नजर आ रहा है, और सी ऑप्शन में भी उतना बड़ा नहीं है. लेकिन इफ यू विल चेक योर फोर्थ ऑप्शन, सो इट हैज ह्यूज एरिया
in comparison of all three options, so our answer would be D. Okay मेरे बच्चों, so now we have to move towards 76th question. The acidic strength of monosubstituted nitrophenol is higher than phenol because of electron withdrawing nitro group. This is very obvious. Why? This is your phenol and acidic strength. Order of acidic strength I am writing. Be careful. So if it is OH and it is NO2. NO2 मैंने जानबूझ के थोड़ा लंबा बनाया because मैं आपको बता सकता हूँ because nitrogen has electronegative character, so it will show minus I effect as well as minus R effect, but here we don't have such kind of possibility. That's why your nitrophenol will be more acidic rather than your phenol. Now we have to think about our second statement. अच्छा ये it is very easy question. Ortho nitrophenol, meta nitrophenol and para nitrophenol will have same acidic strength. No, this is, I think you know it very well. If you are drawing these compounds, so they have different acidic strength due to their positions. Okay मेरे बच्चों, तो ये बेटा जी आपकी पैरा पोजीशन है, ये बेटा जी आपकी मेटा पोजीशन है और ये ऑर्थो पोजीशन है. तो अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा और बढ़िया एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा पे मिलेगी, फिर मिलेगी ऑर्थो पे और फिर मिलेगी मेटा पे. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस आवर आंसर वुड बी फर्स्ट. Now this question is related to our pH and buffer solutions. So simply you have to put the formula in this. pH equal to pKa plus log salt upon acid, active mass of salt and active mass of acid. So you can write that pH equal to 4.57 plus log acid की salt की concentration लिख लीजिए. Then you have to write the concentration of mass, and when you will solve this entire equation you will get 5.57 pH. Okay, so now we have to move towards our next question. This is simply NCERT question or little bit rote learning process question. Geldahl method for the estimation of nitrogen can be used to estimate the amount of nitrogen. Which of the following compound? This is simply aniline. Okay, so now, okay, 79th question we have to think. Again you have to be careful. We have to find out incorrect option. Ionization enthalpy of alkali metal decreases from top to bottom in the group. बिल्कुल सही बात है, because जैसे जैसे अपन नीचे से ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा कैटायन का या हमारे जो भी मेटल्स होते हैं उनका साइज बढ़ता जाता है, तो उनके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है. फॉर एग्जांपल मैं सीजियम ले रहा हूँ. लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द ऑल एल्कली मेटल्स. बिल्कुल सही बात है. आपने देखा होगा ऑर्गेनिक में आपने LiLH4 को खूब पढ़ा होगा और आप जानते हैं कि ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है. और एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड. ये भी बिल्कुल सही बात है. अगर आपने Na ले लिया और मेरे बच्चों आपने H2O के साथ रिएक्शन कराया तो इट वुड गिव NaOH एंड H2 गैस दे देता है आपको. ठीक है, आपने क्लास में पढ़ा होगा. ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं. ठीक है. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन KO2 इज +4. ये बिल्कुल ही बकवास बात है. क्यों? बिकॉज KO2, ये जो O2 माइनस है ये सुपर ऑक्साइड है. पढ़ा होगा आपने क्लास में, टीचर ने आपको पढ़ाया होगा. और अगर ये सुपर ऑक्साइड है तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है. और अगर आप इसको लेके जाएंगे तो +1. ये क्वेश्चन और भी बहुत सिंपल से सोच सकते थे कि देखो भाई ये एल्कली मेटल है ना, तो इसमें हमेशा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रोपॉजिटिव सिस्टम है, तो इनकी हमेशा +1 ही होगी. अगर आप इतना भी सोच लेते तो ऑप्शन आपका यही सही होगा. यही इनकरेक्ट है. सही है बट इनकरेक्ट ये है. ठीक है मेरे बच्चों, तो अब अपन क्वेश्चन
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगेन यू हैव टू बी केयरफुल, दे आर सेइंग कि नॉट करेक्ट। तो मेरे बच्चों ये अगर आप डाइबोरेन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी के ही कारण इस दुनिया में डाइमर बन के आया है। क्या बन के आया है? डाइमर बन के आया है। एंड द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड द 2 बोरॉन एटम्स लाई इन वन प्लेन। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर क्या कह रहा है कि both the boron atoms are sp2 hybridized। no, this is wrong। इसका हाइब्रिडाइजेशन बेटा जी sp3 होता है, चूंकि ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हुआ करता है। तो कभी इलेक्ट्रॉन रेजोनेट करके इधर आता है, कभी इलेक्ट्रॉन रेजोनेट करके इधर आता है। तो कभी ये सिग्मा 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 की तरीके बिहेव कर रहा है तो ये sp3 हो रहा है, कभी ये सिग्मा 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 की तरीके बिहेव कर रहा है तो ये sp3 हो रहा है। एंड देयर आर थ्री सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। बिल्कुल सही बात है बेटा जी, एक ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। एंड द 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स आर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है बेटा जी। एक ये है आपके पास, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन गलत है, बोथ, जिसमें लिखा है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जबकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। वो मैंने बता दिया कि ऐसा क्यों होता है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 81 बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। मतलब इसमें द कॉगुलेशन ऑफ नेगेटिव सोल एंड फ्लोकुलेटिंग पावर ऑफ 3 आयंस इज इन द ऑर्डर। ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे जैसे उन पे चार्ज बढ़ता है तो उनकी कॉगुलेशन प्रॉपर्टी भी, उनकी कॉगुलेशन भी बढ़ती है। लेकिन देखिए इसी का जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट उन्होंने दे रखा है। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ यू विल गेट Na प्लस oxygen charge and here you will get Na plus 2 and here you are getting plus 3. Okay, I will write here. So here you are getting plus 1 charge, here you are getting, here you are, all the positions you are getting plus 1 charge, but here you have 2 minus charge and here you 4 3 minus charge. So you here charge has been increased, but they are giving just opposite option. So our option would be first. Statement 1 is correct due to Hardy-Shue law, and statement second is wrong. I hope you will understand. This is match the following question. This is simply rote learning question. और इसमें ऑप्शन ए इज रिलेटेड टू एंटासिड, एंटासिड इज रिलेटेड टू सिमेडिटाइन एंड योर बी ऑप्शन इज रिलेटेड टू फोर्थ ऑप्शन है ना, सेल्डेन। एंड एनाल्जेसिक्स इट इज रिलेटेड टू सेकेंड मॉर्फिन, और एंटी माइक्रोब्स इज रिलेटेड टू salvarsan. Okay, so your answer would be fourth option is correct. अब बच्चे अपन 83rd क्वेश्चन देखते हैं। 83rd क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आपको CO2 दे रखी है और ये आपका RMgX है। ये न्यूक्लियोफाइल के तरीके बिहेव करेगा और कार्बन पे अटैक करेगा, तो अल्टीमेटली इट विल गिव COO माइनस एंड हेयर RNMgX। सो ये आपका कौन सा है ऑप्शन? यही आपका Y कंपाउंड बन रहा है, जो फर्दर हाइड्रोलिसिस होकर, जो क्या होगा बच्चे, फर्दर हाइड्रोलिसिस होगा, और फर्दर हाइड्रोलिसिस होकर ये बना देगा RCOOH, एक एसिड बना देगा। और बाकी तो आपको पता ही है कि इसका ऑप्शन यहाँ पर Y है, और Y हमने बना दिया है, और इसका ऑप्शन है थर्ड। नो थर्ड, यस थर्ड। ठीक है। अब बच्चे देखो 84th क्वेश्चन सीधा का सीधा NCERT से उठाया हुआ क्वेश्चन है इसमें, और रट्टाफिकेशन टाइप क्वेश्चन है। जो सीजियम होता है वो NCERT की आप
एस ब्लॉक केमिस्ट्री में जब आखिरी के पेजेस पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि जो सीजियम होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल के लिए यूज होता है। तो हम अगर एक ही ऑप्शन जानते हैं तो भी हम ये क्वेश्चन एलिमिनेट कर सकते हैं, और इसके लिए हमारा ऑप्शन सेकंड सही होगा। अगर आपको बाकी भी देखने हैं तो आप जानते हैं कि ए इज रिलेटेड टू सेकंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपने लिथियम आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप्स में, सब जगह लिथियम आयन बैटरी का यूज हो रहा है। तो अगर आप डे टू डे लाइफ से भी रिलेट करते हैं तो भी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते थे, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत थी नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, मेरे बच्चे ध्यान देना, फिर यहाँ पे नॉट लिख कर आ गया है, नॉट एरोमेटिक। तो ठीक है भाई, ये तो एरोमेटिक होने के लिए वैसे तो 4 कंडीशन है। कंटिन्यूस साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, कंटिन्यूस रेजोनेंस होना चाहिए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, विच इज ऑल्सो नोन एज हकल रूल। हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। तो भाई साहब अगर आप इसको देख रहे हैं तो इसको फॉलो करेगा, कर रहा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है मेरे बच्चे, देखो ये जो आप सेकेंड कंपाउंड देख रहे हो इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स है। एक तो इसका जो ये वाला कार्बन है ये नॉन प्लेनर हो जाएगा क्योंकि इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। दूसरी बात ये साइक्लिक तो है और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो कर रहा है, लेकिन इसमें परमानेंट डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज भी नहीं हो रहा है, इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। जबकि अगर आप थर्ड कंपाउंड को देखेंगे तो ये देखेंगे तो ये यहाँ पर इधर जा रहा है और ये आपका परमानेंट रेजोनेंस देने की कोशिश करेगा। अगर आप सारे के सारे बना के देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प कर देता हूँ। अगर आप बना के देखेंगे अपने घर पे, ठीक है मेरे बच्चे, सो हेयर देयर इज परमानेंट डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, और इसमें भी इसी तरीके से परमानेंट डीलोकलाइजेशन चार्ज होगा। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है। सो अवर आंसर वुड बी 2। ठीक है, यही एक ऐसा कंपाउंड है जो कि एरोमेटिक नहीं है। ठीक है बच्चों, बेटा जी ये तो 9th-10th क्लास का क्वेश्चन है, आप लगा सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना था। ये था पीवी इक्वल टू एनआरटी, था कि नहीं था? और पीवी एन की जगह आप जानते हैं, आपने 11th की पहली क्लास याद कीजिए, और पीवी इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम आर टी लगा दीजिए। तो पी दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको 10 लीटर दिया हुआ है, और ये 64/32 इंटू इसकी वैल्यू तक देती उन्होंने कि आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही ना पड़े और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो 300 जब आप ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको 4.9 बार आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन सेकंड सही हो गया। ठीक है मेरे बच्चे, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इफ रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ He प्लस आयन इज 105.8 पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी मत करिए। R इक्वल टू 0.529 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन कर दीजिए, और इसी में आप जेड और एन की वैल्यू रख देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर आप R2 हीलियम के लिए निकालेंगे तो 0.0529 इंटू हीलियम का जेड कितना होता है, यहाँ 2 लिख सकते हैं, और ये इसकी सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकालना है तो 2 और R3, अगर ये हीलियम के लिए, और अगर आप लिथियम के लिए लिखें और ये इसकी थर्ड, तो ये भी आप सॉल्व कर लीजिए, ये भी आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप ये बेटा जी +1 है, और अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो कितने तो आएगा 158.7 पिकोमीटर। देखो ये ध्यान रखने वाली बात है इस क्वेश्चन में कि वो उन्होंने साफ साफ पूछा है पीएम, और आंसर में एक में 158.7 एंगस्ट्रॉम दिया। तो अगर आप अपने कॉमन सेंस से भी जाएंगे तो भी देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आसान है। अगर आप ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे तो वो भी हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू आयुपैक। ये तो आप सभी ने करके आते हैं छोटे क्लासेस में, 11th-12th में 1 2
3, 4, 5, 6. So let me draw this compound here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So now if I am, this is bromine, and 1, 2, and at third position OH is there, and fifth and fourth, this is here. So when, if you will solve this, so 1, 2, 3, so 1 bromo and 5 chloro and 4 methyl हेक्सेन 3 ऑल, इसमें एक ही केवल कंफ्लिक्ट हो सकता है ऑप्शन 1 और 3 में। लेकिन अगर आपको बेसिक रूल पता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम नेम लिखते हैं, तो बी के बाद ए, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी आता है अल्फाबेट्स में, इसलिए वो तो सिंपल सी बात है कि 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल वुड बी द आंसर। ठीक है, so now this question is related to chemical equilibria. Okay, pardon. So yes, this question is related to chemical equilibria. How will you solve this question? So if we are writing 3O2, 3O2 is chemical equilibria with ozone. So बच्चे यहाँ पर if you know कि this is the case of Kc, actually straightforward they have given, so we can write that Kc, so active mass of ozone whole square upon oxygen whole cube. So if we know the value of Kc, so we will put the value of Kc, so it would be 3 into 10 to the power minus 59 equal to O3 square. So we can write that 0.040 whole cube. So if we will solve this equation, we will get the value of O3. So it would be 4.38 into 10 to the power minus 32. So our answer third would be the correct answer for this question. Okay. So we have to move ahead. So now we have to move ahead towards our next question. Which of the following is not, we have to be very specific for this question also, is not found when acetone reacts with 2-pentanone in the presence of dilute NaOH. बच्चे देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी हिंट मिल रही है आपको कि if they have given dilute NaOH, it means कि यहाँ पे they are talking about aldol condensation. They are not talking about any kind of Cannizzaro. So now if we have to write some for all possible options, we can write that this ketone and self aldol अगर हो रहा है तो it would give this first aldol and second Me CH2 CH2 CH3. यहाँ पे फिर सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन हो रही है, तो इट विल गिव C डबल बॉन्ड C CH2 CH2 CH3 CH C double bond O CH2 CH2 Me. So now if we will draw the third possibility, so it would be Me. This is cross actually. This is cross aldol or mixed aldol, you can say that. Okay, if you are trying to form this compound, so it would be Me Me double bond CH CU CH2 CH2 CH3. So again
For the last option, again mixed aldol. अब बच्चे देखिए यहाँ पर मिक्स एल्डोल में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने इधर से ही एक एल्डोल बना दिया और एक एल्डोल मिक्स एल्डोल इधर भी बोल रहे हैं। वो आपको एसिडिक प्रोटॉन देखना होगा और एक बार अपन एसिडिक प्रोटॉन इधर से लेके कोशिश करेंगे और एक बार एसिडिक प्रोटॉन इधर से लेने की कोशिश करेंगे, तब अपने फॉर फाइनल कंपाउंड को बना पाएंगे। और अगर मैं एक और मिक्स एल्डोल प्रोडक्ट को तैयार करूं तो वो इस तरीके से तैयार होगा, C डबल बॉन्ड C COH और ये Me. तो अल्टीमेटली fourth option would be the correct option for this question. Okay, so now we are moving towards 91st question of this entire process. This question is related to Nernst equation actually बच्चा जी। तो अगर आप Nernst equation लिख रहे हैं तो E cell equal to standard electrode potential of cell minus 0.059 upon n. अब यहाँ पर आप देख लीजिए n फैक्टर आपको 2 मिलेगा log product upon concentration of product upon concentration of reactant। तो बच्चे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे और ई सेल आपको दे रखा है, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, तो ये लिखेंगे 10.5 वोल्ट 10.5 वोल्ट and here 0.059 upon 2 because n factor is 2 for this redox reaction, and if you are writing the concentration of Ni, so it would be 0.001 mole and reactant 0.0001 mole square because this is balanced equation. So in this balanced equation Ag has 2 mole. So if you will solve this entire Nernst equation, you will find out the value of E cell would be 10.41, and this is not matching with any option. So I think this is your bonus mark, or they will eliminate, so don't get worried about it. So I think nothing is correct for this question. Okay, so bache, in the neutral, or now we are moving towards 92nd question, in the neutral or फेंटली एल्कलाइन मीडियम। बच्चे देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपने अपने क्लासरूम स्टडीज में सिंपली देख रखा है KMnO4, तो टीचर ने आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताई होगी, बैन 153। बेसिक मीडियम में अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन चेंज सिंगल इलेक्ट्रॉन का, अगर एसिडिक मीडियम में आप देखना चाहते हैं तो 5 का, और न्यूट्रल मीडियम में देखना चाहते हैं तो 3 का। अब ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। पहले में देखिए 4 का हो रहा है, दूसरे में बेटा जी 1 का हो रहा है, और तीसरे में बेटा जी देखिए 3 का हो रहा है, और चौथे में 2 का हो रहा है। तो न्यूट्रल मीडियम कह रहा है, और न्यूट्रल मीडियम में कितना होता है 3, तो केवल एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है कि Na2 would be the correct answer for the first order reaction। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स 93rd क्वेश्चन। फर्स्ट ऑर्डर है तो K इक्वल टू, वी नो द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, K इक्वल टू 2.303 log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको लिखेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं K इक्वल टू 2.303, 5 मिनट हमें दे रखा है 5, ठीक है बच्चे, और हमें मिनट को सेकंड में नहीं कन्वर्ट करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमें उन्होंने ऑप्शन मिनट में ही पूछा है, बी केयरफुल। सो अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं लॉग, और ये आ जाएगा बच्चे 0.01, सो इट वुड बी 0.01। व्हेन यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ K which would be 0.9212। I hope you will understand this question, and now we are moving towards 94th question, which is basically related to organic chemistry and ozonolysis। अगर आपको कहीं पर ozonolysis दिखता है तो immediately this thought should stuck in your mind कि it is related to ozonolysis। So first compound is given formaldehyde, so I am writing my formaldehyde in this fashion, and next 2-methyl propanol, 2-methyl propanol, so it is our 2-methyl propanol,
ठीक है मेरे बच्चे। और अगर आप इसका ओजोनोलिसिस रेट्रो ओजोनोलिसिस कराएंगे, सो रेट्रो ओजोनोलिसिस, एक्चुअली ये रेट्रो ओजोनोलिसिस का एक प्रोडक्ट हमसे पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो अगर आप ऐसे जाएंगे तो ये एमी और आपको ये मिलेगा, तो अल्टीमेटली यू विल गेट 3 मिथाइल, ठीक है, ब्यूट 1। So we have solved our 94th question. Now we are moving towards 95th question. Just simply rote learning question. Nobody can help you. Only God can help you to solve this question if you have very good mug up style. So in this question, your hematite is related to Fe2O3. Okay, and your magnetite is related to Fe3O4. ठीक है, ओके, एंड यो कैलामाइन, कैलामाइन इज रिलेटेड, ये जिंक का ओर होता है, सभी को पता होता है। और कैलोनाइट एल्यूमिनियम का ओर होता है। अब आप अगर अपने सारे ऑप्शन मिलाएंगे तो फोर्थ ऑप्शन विल बी correct option. So now we are moving towards, this question is related to solid state chemistry. Okay बच्चे, so if in this question copper crystalline in FCC, अब FCC यूनिट सेल विद सेल एज लेंथ दे रखी, डेंसिटी दे रखी है, तो सिंपली वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी विच इज z इफेक्टिव अपॉन मोलर मास a क्यूब इनटू Na। तो जब आप सारी वैल्यू पुट करेंगे 8.92, z इफेक्टिव FCC के लिए m होता है और 4 होता है, ये आपने पढ़ रखा होगा, और a क्यूब 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में बेटा जी दे रखा है। इसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डेंसिटी ऑफ कॉपर भी आपको सेंटीमीटर में ही प्रोवाइड की गई है, इसलिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो गया आपके लिए। इफ यू विल सॉल्व ऑल दीज वैल्यूज, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m which would be 63.1 unit. Okay बच्चे, so our third option is correct. Now we are moving towards थर्ड स्टेटमेंट। बेटा जी दिस 97th क्वेश्चन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, अल्कोहल केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये लूकास रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। लूकास रिएजेंट में जो मैकेनिज्म जाती है वो एनहाइड्रस ZnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ, बच्चे देखो कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये आपके क्वेश्चन में भी दिया है कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है मेरे बच्चे। तो अब और ये SN1 के थ्रू जाता है, किसके थ्रू जाता है? SN1 के थ्रू। अगर कोई सिस्टम SN1 के थ्रू कोई मैकेनिज्म जाती है, यानी कि हमें ध्यान देना है कि अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो वो रिएक्शन बहुत अच्छी जाएगी। इसीलिए लूकास रिएजेंट सबसे अच्छा किसके लिए देता है? 3 डिग्री अल्कोहल के लिए देता है मेरे बच्चे, फिर देता है 2 डिग्री अल्कोहल के लिए, और फिर देता है बच्चे 1 डिग्री अल्कोहल के लिए। तो अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो तो सही होगा, ठीक है। इन लूकास रिएजेंट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेटेड, दिस इज करेक्ट। प्राइमरी अल्कोहल्स आर नॉट, मैंने पहले ही बता दिया कि ये मैकेनिज्म SN1 के थ्रू प्रोसीड होती है, इसलिए दिस इज रॉन्ग। तो मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट मेरे बच्चे। Now we are moving towards question number 98. Question number is 98 is related to 3 special cases. First here first step is related to reducing agent, and second one is related to formation of diazonium salt, and third system is related to hydrolysis. So if they have given बेंजोसाइनाइड या बेंजीन साइनाइड, तो अगर आप इसका LaH के थ्रू रिडक्शन कराते हैं बच्चे, तो यू विल गेट CH2 NH2 विदाउट एनी हेजिटेशन, देन NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो अगर आप ये कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे? फॉर्मेशन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? और इसके बाद इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, then you will get this
alcohol. So I think your option B would be correct. So now we are heading towards बच्चे देखो heading towards 99th question. 99th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा भी है और लर्निंग क्वेश्चन है. क्यों भाई साहब? ये जो NiEN है, ये डाई जो है उसकी डेंसिटी 2 होती है, ठीक है, और ये एक चिलेट इफेक्ट शो करता है. चिलेट इफेक्ट का मतलब मेरे बच्चे क्या होता है? चिलेट इफेक्ट का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन. क्या होता है? रिंग फॉर्मेशन. और बच्चे जब रिंग फॉर्मेशन होता है तो ये सिस्टम जो आएंगे वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होने लगते हैं. और अगर कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होने लगता है तो वो बहुत बढ़िया स्टेबल होता है. अगर आप EN का स्ट्रक्चर देखना चाहें तो इट इज लाइक दिस मेरे बच्चे. और इसकी डेंसिटी 2 होती है. एक ये इधर से भी अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है और इधर से भी अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है. तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा. तो इसमें वी विल गेट 3 चिलेट रिंग्स. in this compound we will get 3 चिलेट rings. I will draw 3 चिलेट rings, don't worry. ठीक है मेरे बच्चे. तो ये अपन लोगों ने एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तैयार कर लिया. तो इसमें बच्चे कितने चिलेट रिंग्स बन रहे हैं? इसमें बन रहे हैं 1 2 3. तो सबसे बढ़िया स्टेबलाइज कौन करेगा? यही करेगा, या इसी की एनर्जी सबसे ठीक ठाक होगी. तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन आएगा 3. फिर बच्चे 2 कॉम्प्लेक्स बनेंगे, 2 चिलेट फॉर्मेशन होगा ए ऑप्शन में. देन सबसे पहले C लिख देंगे क्योंकि आपके में C दिया हुआ है. फिर A लिख देंगे मेरे बच्चे, फिर B लिख देंगे. सो नाउ योर ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. सो नाउ वी आर heading towards the last question of chemistry portion, which is basically related to environmental chemistry. Okay, so this environmental chemistry question, the pollution due to oxides of sulfur. बच्चे ध्यान दीजिए, oxides of sulfur की आपसे बात कर रहा है. तो यानी कि वो पूछ रहा है कि भाई SO2 हो सकता है क्या, कि SO3 हो सकता है क्या, इस तरीके की पोजीशनिंग आपसे पूछ रहा है. गेट्स इनहांस्ड. इनहांस का मतलब कैन दे इंक्रीज इन अवर इन्वायरमेंट. तो बेटा जी बिल्कुल सही बात है, पर्टिकुलेट मैटर से इंक्रीज करेगा. क्यों करेगा? क्योंकि ये आपके मोटर व्हीकल और इन सब से निकलते रहते हैं. और फिर ओजोन से भी हो सकता है. और थर्ड इज हाइड्रोजन परऑक्साइड से. बेटा जी हाइड्रोकार्बन में कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता अगर वो इम्प्योर नहीं है. जैसे कि अगर मान लीजिए आप हाइड्रोकार्बन कोई भी ले लें, C2H6 ले लें, C2H4 ले लें, या C डबल बॉन्ड H ले लें, C2H4 ले लें, इन सब में कहीं भी सल्फर की पॉसिबिलिटी नहीं है. इसलिए वी कैन से दैट आवर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. सो फाइनली we have finished chemistry portion of NEET 2022. Thanks a lot. Jai Shri Ram.